हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी इस वीडियो का पिछली वीडियो से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं भी देखी है तो भी ये वीडियो उतनी ही समझ में आएगी जितनी पहले आती। तो सीधा बढ़ते हैं मुद्दे पर। मान लो आप कार से रास्ते में जा रहे हो और आपको लगी भूख। अब रास्ते में आपको दिखाई दी एक समोसे पकोड़े की दुकान। आपने गाड़ी रोकी और समोसे पकोड़े लेके आ गए। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बिना डब्बे को खोले ये बताइए कि किस डब्बे में समोसा है और किस में है पकोड़ा, तो आप नहीं बता पाएंगे। और हाँ, समोसे पकोड़े डब्बे में ही हैं, दुकान महंगी वाली थी। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि बिना डब्बे को खोले आप ये बता सकें कि किस में समोसा है और किस में पकोड़ा। लेकिन डब्बा खोलते ही मान लेते हैं आपको पकोड़ा पहले मिल गया, तो जैसे ही आपको पकोड़ा मिलेगा आप इस इंफॉर्मेशन के आधार पर ये बता सकते हैं कि दूसरे डब्बे में होगा समोसा। इसका मतलब ये हुआ कि एक की इंफॉर्मेशन आपको दूसरे के बारे में पूरी जानकारी दे देगी, और इसी को कहते हैं एंटेंगलमेंट। मोटा माटी इसी सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द पूरा क्वांटम एंटेंगलमेंट काम करता है। क्यों? था ना आसान? मजा आया? अरे अभी और मजे आएंगे, देखते जाओ। हमारे आसपास की दुनिया न्यूटन के नियम पर काम करती है। चीजें समझ में भी आती हैं और लॉजिकल भी लगती हैं, जिसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोल सकते हैं, जो आपको प्रकृति और उससे जुड़े हुए नियमों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे देती है। लेकिन उन छोटी चीजों का क्या जो हमें आंखों से नहीं दिखती? कितनी छोटी? अगर एक बॉल पेन के पॉइंट को लें तो उसमें आने वाले बिलियन एंड ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर के साइज का, एक इलेक्ट्रॉन के साइज का ले लो, तो क्या इतने छोटे पार्टिकल्स भी क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज को फॉलो करते हैं? भाई साहब, मानो या ना मानो, लेकिन इसका जवाब है ना, बिल्कुल ना। क्लासिकल मैकेनिक्स के नियम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर काम नहीं करते, पर उनकी मदद से हम कुछ रिजल्ट जरूर निकाल सकते हैं, पर ज्यादातर नियम फेल हो जाते हैं। जब चीजें इतनी छोटी हो जाएं, तो क्वांटम मैकेनिक्स शहंशाहों की तरह एंट्री करता है, और इसके शौक हैं महंगे वाले, हमारे जैसे आम लोगों की समझ में नहीं आते हैं। जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री होगी, चीजें लॉजिक से बाहर हो जाएंगी। क्वांटम मैकेनिक्स वो भाषा है जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब क्योंकि आपको एक जनरल आइडिया मिल गया है, तो अब बढ़ते हैं हम डिटेल की तरफ, जिसमें जाने से पहले एक और उदाहरण देखो। मान लीजिए आपसे कोई आपका नाम पूछता है, तो इसका जवाब क्या होगा? सीधी सी बात है, आप अपना नाम बता दोगे। अब वो बात अलग है कि सही बताओ या गलत बताओ, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप किसी और प्लेनेट पे चले जाओ जहां पर जीवन है और वहां पर आपके बारे में जानकारी मांगी जाए, तो आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे कि मैं धरती से इस नाम का इंसान हूं। ये बात भी लॉजिकल है। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आपने तीन चीजों की जानकारी दी है: आपके ग्रह, आप किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं, और आपका नाम। इसी तरह से 3D स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताया जाता है, जिसमें हम तीन कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आप X, Y, Z के नाम से जानते हैं। और अगर आप इसमें टाइम भी जोड़ दें तो 4 डायमेंशन स्पेस में किन्हीं दो ऑब्जेक्ट की सेम लोकेशन नहीं हो सकती। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरा पार्टिकल स्पेस में कहीं और हो और उसके पास सेम कोऑर्डिनेट हो। इसी तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी 4 लेवल का आइडेंटिफिकेशन होता है, जिनमें होते हैं 4 क्वांटम नंबर्स। एक एटम के अंदर हर इलेक्ट्रॉन के पास अपने यूनिक 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, और ये किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास सेम नहीं हो सकते। यहां पर मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, मतलब किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस में सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, और यही 4 क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जैसे आपने दूसरे ग्रह पर अपने बारे में जानकारी दी थी। इन क्वांटम नंबर्स में पहला, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसे n से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको L से डिनोट करते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको m से डिनोट करते हैं, और लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको ms से डिनोट करते हैं। ये क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी हमें इसी से मिलती है, और अगर हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल लोकेशन पता करनी है तो इन्हीं क्वांटम नंबर्स की मदद से वो लोकेशन पता की जाएगी। पर इस वीडियो के लिए सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में ही बात करना ठीक होगा। चिंता मत करो, बाकी भी समझाऊंगा, लेकिन वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, इसलिए आज स्पिन पे ही बात करेंगे। अगर आप किताबों में दी गई डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो स्पिन का मतलब होता है किसी फंडामेंटल पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। क्या इस डेफिनेशन से कुछ समझ में आता है? मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो चलो चीजों को लॉजिक के बेसिस पे देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के पास 2 स्पिन हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव स्पिन या नेगेटिव स्पिन। पॉजिटिव स्पिन
स्पिन को स्पिन अप कहा जाता है और नेगेटिव स्पिन को डाउन स्पिन कहा जाता है। और यहाँ पर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। स्पिन नाम सुनकर एक्चुअल स्पिन मत समझ लेना। जब हम ये बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव स्पिन है या नेगेटिव स्पिन है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन असली में स्पिन कर रहा है, जबकि हमारे पास प्रॉपर मैग्नेटिक ओरिएंटेशन और एंगुलर मोमेंटम दोनों है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं कर रहा है, बल्कि वो सुपर पोजिशन की स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और इस स्टेट का मतलब ये है कि उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव स्पिन दोनों हो सकती हैं। इससे पहले की चीजें और डरावनी हो जाएं और मेरे द्वारा परोसे जा रहे क्वांटम मैकेनिक्स के महंगे नशे आपके मन मस्तिष्क पर असर करें, चलो पहले सुपर पोजिशन को ही निपटाते हैं। लेकिन सुपर पोजिशन को समझने से पहले स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने दिमाग में चल रहे क्रांतिकारी विचारों को जरा विराम दो और मेरी बात पे ध्यान दो, क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आया तो मजबूत रसायनों के असर जैसा फील करोगे। इस एक्सपेरिमेंट में हमने ली है दो मैग्नेट, जिसमें एक नॉर्थ पोल की तरह और दूसरी साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी, लेकिन एक पोल दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसा हमने जानबूझ के किया है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाना चाहते। अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते तो कोई भी चार्ज पार्टिकल या मैग्नेटिक पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आने पर घूमना शुरू कर देता और वो हमें नहीं चाहिए था। तो हमने जानबूझ के ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जिसमें कोई भी मैग्नेटिक चीज घूमे ना। अब अगर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में से आप मैग्नेट को फेंक के मारें तो क्या होगा, वो निर्भर करेगा इस बात पर कि जब आप मैग्नेट को फेंकते हैं तो वो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में कैसे आती है। मतलब नॉर्थ अगर नॉर्थ के कांटेक्ट में आता है तो रिपेल करेगा और अगर साउथ के कांटेक्ट में आता है तो अट्रैक्ट करेगा। और जब इस रिजल्ट को हमने पीछे की स्क्रीन पे देखा तो हमें मिला एक गुच्छा जिसमें अलग अलग तरीके से मैग्नेट पीछे स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को इसमें से फेंका, हुआ कुछ बहुत अजीब। इलेक्ट्रॉन फेंकने के बाद तो या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मुड़ गया या नीचे की तरफ मुड़ गया, बीच में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया। कमाल है ना। इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसका रिजल्ट एक मैग्नेट से बिल्कुल अलग था। और यहां से मिली हमें इलेक्ट्रॉन की दो ओरिएंटेशन, एक अप और एक डाउन। इसी अप डाउन ओरिएंटेशन को स्पिन कहा जाता है। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहे हो तो बिना इस एक्सपेरिमेंट के आप कैसे बताओगे कि उस इलेक्ट्रॉन के पास अप स्पिन है या डाउन स्पिन है। और यही था सुपरपोजिशन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास दोनों स्पिन हो सकती हैं जब तक हम उसकी एक स्पिन को मेजर ना करें। मेजर करते ही हमें उसकी स्पिन की जानकारी हो जाएगी। अब इस बात को श्रोडिंगर के कैट एग्जांपल से जोड़ते हैं। श्रोडिंगर ने बैठ के पकाया एक ख्याली पुलाव, चलो उसको चखने का टाइम आ चुका है। श्रोडिंगर ने सोचा एक कैट को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ दो और चीजें रखी गई। उन्होंने कैट के साथ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पॉइजन की वाइल और एक गाइगर काउंटर भी रख दिया। गाइगर काउंटर वो मशीन है जो रेडिएशन को मेजर करती है। अब इस अरेंजमेंट को उन्होंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि जैसे ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके होगा, यानी वो रेडिएशन रिलीज करेगा, तो वो गाइगर काउंटर पे डिटेक्ट हो जाएगा और जैसे ही गाइगर काउंटर पे वो डिटेक्ट होगा, बॉक्स के अंदर पॉइजन रिलीज हो जाएगा और ये पॉइजन तुरंत कैट को मार देगा। अब क्योंकि किसी सब्सटेंस का डिके होना एक रैंडम प्रोसेस है, मतलब आप उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब होगा, तो बॉक्स को खोलने से पहले इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपको या तो कैट जिंदा मिलेगी या कैट हो सकता है मरी हुई मिले। और ये किसी एक रिजल्ट की तरफ पॉइंट नहीं करता और दोनों रिजल्ट की इन संभावनाओं को अगर एक साथ देखें तो इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के केस में मेजर करने से पहले इलेक्ट्रॉन सुपरपोजिशन स्टेट में है, क्योंकि उसके पास अप और डाउन स्पिन दोनों हो सकती हैं। फिलहाल के लिए आप ये मान लो कि अगर आपको एक के बारे में पता चला तो दूसरे की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और इस बात को मान लो, मानना ही पड़ेगा। चलो चुपचाप मान लो। अरे मान भी जाओ, इतने सारे सबूत दे दिए हैं, अब तो मान जाओ। नहीं मानना मत मानो, मैं मान लेता हूं कि आप मान चुके हो। इतना मान तो गुरु मान के नाम में भी नहीं आता, और इसी को कोलैप्सिंग ऑफ वेव फंक्शन कहते हैं। वेव फंक्शन कोलैप्स का ये मतलब हुआ, मान लेते हैं कोई पार्टिकल सुपरपोजिशन स्टेट में है, यानी कि हमें उसकी एक्चुअल स्पिन के बारे में नहीं पता और मैं सिर्फ स्पिन से ही स्टिक करूंगा, बाकी चीजों को हटा दूंगा। तो स्पिन ना पता होने की स्टेट से स्पिन पता होने की स्टेट पर पहुंचने को हम कोलैप्सिंग ऑफ वेव फंक्शन बोल सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जनरेट होता है और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या स्पेशल प्रॉक्सिमिटी को शेयर करते हैं, तो उनकी स्पिन स्टेट एंटेंगल्ड हो जाती हैं और इसी को साइंटिस्ट क्वांटम एंटेंगलमेंट बोलते हैं। अब अगर क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एंटेंगल्ड हो चुके हैं तो ये कंफर्म है कि उनकी स्पिन अपोजिट ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी अगर हमने किसी को मेजर किया कि उसकी स्पिन अप है तो दूसरे के पास डाउन स्पिन ही होगा, और अगर ऐसे एंटेंगल्ड
इलेक्ट्रॉन्स को आपने दो अलग अलग यूनिवर्स तक सेपरेट कर दिया और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को मेजर करा, आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि दूसरे यूनिवर्स में उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी। और ये इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियसली ट्रेवल करती है। कितनी तेज भाई साहब, दुनिया में आप जिस चीज को सबसे तेज मानते हो यानी स्पीड ऑफ लाइट, उससे भी तेज, मतलब सबसे तेज यही है एक जिसके सामने स्पीड ऑफ लाइट भी हार जाती है। और इस चीज को आइंस्टाइन झेल नहीं पा रहे थे और इसीलिए आइंस्टाइन ने इसको बहुत दूर से होने वाली भूतिया हरकतों का नाम दिया, यानी स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। अब इस चीज को जोड़ते हैं 2022 में फिजिक्स के नोबेल प्राइज से। जब हम किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मेजर करते हैं या उसकी स्पिन मेजर करते हैं, वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा, यानी हमें पहले पार्टिकल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और ये जानकारी दूसरे यूनिवर्स में बैठे उस पार्टिकल को भी मिल जाएगी और वो तुरंत अपोजिट एंगुलर मोमेंटम पे आ जाएगा। अब समस्या ये है, हमारे मेजरमेंट से हमें ये पता लगा कि किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या है, लेकिन ये बात दूसरे पार्टिकल को कैसे पता लगी कि हमने मेजरमेंट कर लिया, क्योंकि वेव फंक्शन तो दूसरे पार्टिकल का भी कोलैप्स होगा और जबकि उनके बीच में हजारों लाइट ईयर का डिस्टेंस है। अब इसे बोलते हैं लोकेलिटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट की रफ्तार से तेज ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी दुनिया में यही सबसे तेज चीज है। लेकिन क्वांटम सिस्टम को इससे तेज कम्युनिकेट करते हुए देखा गया है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है, क्योंकि ये सब इंस्टेंटेनियसली होता है। जैसे ही आप मेजरमेंट करोगे, दूसरा पार्टिकल का वेव फंक्शन भी कोलैप्स कर जाएगा। अब यहाँ पर आइंस्टाइन ने ये बोला कि जरूर ऐसे कोई वेरिएबल्स हैं जो कि उन दोनों पार्टिकल्स को ये डिफाइन करते हैं कि भाई तुम्हें ऐसे बिहेव करना है। उसके बाद एंट्री हुई जॉन बेल की और ये अपने आप में एक पूरा वीडियो डिजर्व करता है। इसमें बता दिया तो खिचड़ी पक जाएगी। अब यहाँ पर एंट्री होती है उन तीनों साइंटिस्ट की जिन्होंने 2022 का नोबेल प्राइज जीता है। जॉन एफ क्लोजर ने बेल इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसे एक्सपेरिमेंट करने लायक तैयार कर लिया, ताकि ये पता किया जा सके कि एल्बर्ट आइंस्टाइन सही थे या फिर जॉन बेल सही थे। उसके बाद आए एलन एस्पेक्ट, उन्होंने जॉन एफ क्लोजर की थ्योरी में जो लूप होल्स थे उनको फिल कर दिया। और एंटन जिलिंगर ने एंटेंगल्ड स्टेट्स पर एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन। इन वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से ही बार बार लगातार एक्सपेरिमेंट करने के बाद आज हम ये जान पाए हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया हिडन वेरिएबल का मॉडल जो प्रेडिक्शन दे रहा था वो बिल्कुल गलत था और जो रैंडम कोलैप्स का मॉडल था वो ज्यादा बेटर रिजल्ट दे पा रहा है। और यही कारण था कि इन तीनों वैज्ञानिकों को एल्बर्ट आइंस्टाइन को गलत प्रूव करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। बिल्कुल डिजर्व करते हैं। इतने महान व्यक्ति को गलत प्रूव करना ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। अब क्योंकि नहा धो के हम क्वांटम एंटेंगलमेंट के पीछे पड़ ही गए हैं तो जान ही लेते हैं कि ये हमारे काम कहां आएगा। अगर हम किसी तरह से एंटेंगल्ड क्लॉक्स बना लें तो भाई साहब हर एक चीज सिंक्रोनाइज हो जाएगी। देखो एंटेंगलमेंट का सबसे बड़ा फायदा होगा कि टाइम में आने वाला अंतर खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं हमने एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ऐसी घड़ियां बनाई जिनमें से एक लंदन और दूसरी दिल्ली में है, तो उनके टाइम में कभी भी अंतर नहीं आएगा। और यहां तक कि अगर उनमें से कोई एक घड़ी हम आउटर स्पेस में भी रख दें या दूसरी गैलेक्सी में भी रख दें तो भी टाइम सेम ही रहेगा, यानी आउटसाइड वर्ल्ड का कोई भी इंपैक्ट समय पर नहीं पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। और इसी तरह से एंटेंगल्ड एटम्स को भी हम एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में भी कर सकते हैं। अब ये क्या बसूड़ी है, मान लीजिए आपने एंटेंगल्ड फोटोन्स की मदद से एक कोड बनाया। अब क्योंकि फोटोन एंटेंगल्ड है तो उस कोड को तोड़ने की कोशिश में जैसे ही कोई फोटोन्स को छेड़ेगा, और ये सारी हरकतें कंप्यूटर के अंदर हो रही हैं, तो इसका मतलब ये मत समझना कि आप हाथ से फोटोन को छू रहे हो। तो जैसे ही कोई फोटोन को छेड़ेगा आपके पास तुरंत अलर्ट आ जाएगा कि कोई आपके कोड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और वो तुरंत पकड़ा जाएगा, यानी एक अनमैचेबल लेवल की साइबर सिक्योरिटी। पर क्वांटम टेलीपोर्टेशन का क्या ये पॉसिबल है? सच कहूं तो हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल क्वांटम टेलीपोर्टेशन करते हैं, पर इसे मूवीज से मैच मत कर लेना। मूवीज में तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके दिखाते हैं। क्वांटम टेलीपोर्टेशन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, ना कि मैटर का। दुनिया भर के वैज्ञानिक क्वांटम एंटेंगलमेंट की पॉसिबिलिटीज को खोजने में लगे हुए हैं और जैसे ही हमारे हाथ इसके सारे राज लगेंगे, मतलब थोड़े बहुत भी लग जाए तो भी बहुत कुछ हो जाएगा, तो भाई साहब उसके बाद जो होगा उसकी कल्पना कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। बस इतना ही था क्वांटम एंटेंगलमेंट। और मेरे जैसे फिजिक्स के चाहने वालों के लिए दो लाइनें, सफर की हद है वहां तक के कुछ निशान रहे, चले चलो जहां तक आसमान रहे। ये क्या कदम उठाए और मंजिल आ गई, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।